हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है सिंधु घाटी मूर्तिकला का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी साइट्स की जो भी मूर्तियाँ हैं और उनकी मूर्तिकला हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कई सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी मूर्तिकला का वर्णन। यहाँ पे दोस्तों उत्खनन के आधार पर सैंधव यानी कि सिंधु घाटी से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो धार्मिक एवं सामान्य दो प्रकार की हैं। यानी यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो दो प्रकार की हैं, या वो कोई किस धर्मों से रिलेटेड हैं या फिर वो सामान्य मूर्तियाँ हैं। उसमें से हम लोग चलिए देखते हैं पहली धार्मिक मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, उपासिकाओं, देवदासियों, नर्तकियों और बलि पशुओं आदि की मूर्तियाँ हैं। सिंधु प्रदेश में माँ देवी की अनेक मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। ये कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें तनिक भी शारीरिक सौष्ठव नहीं है। इनके पैर डंडे के समान सीधे और तने हैं। उनमें उंगलियां तक नहीं हैं। दोस्तों पहले ज़माने में, बहुत पहले की बात हो रही है, उस समय जो है मूर्तियाँ उतनी अच्छी नहीं बनती थी। इसी कारण से जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कला की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और इनके शारीरिक में कोई भी सौष्ठव नहीं है और इनके पैर डंडे के समान सीधे और तने हैं। उनमें उंगलियां तक भी नहीं बनी हैं और आँखों और स्तन को मिट्टी के पृथक पृथक टुकड़े चिपका कर बनाया गया है। यानी कि आँखों और स्तनों को अलग से टुकड़े बनाकर चिपकाया गया है। इनके नितंब बहुधा चौड़े होते हैं। इनके शरीर प्राय वस्त्रहीन है। कमर में एकमात्र मेखला और पटका तथा शीश पर कुल्हाड़ी की आकृति की शिरोभूषा रहती है। कभी कभी गले में हार भी दिखाई पड़ता है। अनेक मूर्तियों के शीश के दोनों ओर दीपक बने हुए हैं। इनके जलने से दोनों ओर धुएं के निशान पड़ गए हैं। यानी कि जो उनका सर है, हेड है, उसके अगल बगल यानी कि दोनों तरफ दीपक बने यानी कि दिए बनाए हुए हैं और उसको शायद जलाया जाता हो तो उससे जो है धुएं के निशान उस पर पड़े हुए हैं। उपलब्ध कुछ अन्य मूर्तियों को देखने से प्रतीत होता है कि वे नर्तकियां और देवदासियां हैं। यानी कि और सारी भी मूर्तियां वहां से मिली हैं जिनको देखने पर यह लगता है कि या तो वो नाचने वाली रही होंगी उस समय पे या दासियां रही होंगी। कहीं कहीं पर उपासिकाओं की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। कुछ मूर्तियां पशु बलि प्रदर्शित करती हैं। इन सब का धार्मिक महत्व है। वहाँ पे कहा जा रहा है कुछ लोग जो उपासिकाएं थी उनकी भी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है और यहाँ पे जो पशु बलि को प्रदर्शित करती हुई भी मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि मूर्ति प्राप्त हुई है। और इन सब का जो है धार्मिक महत्व है, यानी कि धर्मों से यह जो रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी मूर्तियाँ, सामान्य मूर्तियाँ। पहले तो हम लोग ने देखी धार्मिक मूर्तियाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्य मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में स्त्री पुरुष, पशु पक्षी आदि की मूर्तियाँ और खिलौने हैं। यानी कि सामान्य मूर्तियों में हम लोग देखेंगे स्त्री या पुरुष की मूर्ति, पशु पक्षी की मूर्ति और मूर्तियाँ और खिलौने की मूर्तियाँ जो हैं वो सारी देखेंगे। इनका निर्माण कला प्रदर्शन, बाल विनोद, बाल शिक्षा अथवा अलंकारिक उपयोगिता के लिए था। यानी कि सजावट के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर अपनी कला को दिखाने के लिए जो है इनका निर्माण किया गया था। पुरुषों की जो मूर्तियाँ मिली हैं वे प्राय नग्न हैं। यानी कि पुरुषों की मूर्तियाँ जो मिली हैं उसे नग्न अवस्था में बनाया गया है। कहीं कहीं पर स्त्रियाँ अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं। यानी कि कहीं कहीं पे ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जहाँ पे अब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इन मूर्तियों में यथार्थ शिशु नहीं दिखाया गया है। इसमें जो है इन मूर्तियों में जो एकदम अच्छी तरह से शिशु को बना के नहीं दिखाया गया है। स्त्रियाँ मात्र एक मिट्टी के टुकड़े को अपने वक्षस्थल से लगाए हुए हैं। यानी कि जो स्त्रियाँ हैं वो लोग जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसमें जो है वे अपनी छाती से अपने बच्चे को लगाई हुई हैं। लेकिन जो बच्चे बनाए गए हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बनाए गए हैं। कुछ मूर्तियाँ कन्याओं की मिली हैं, यानी कि कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो कन्याओं यानी लड़कियों की भी मिली है। दोस्तों ये तो हम लोग देख लिया कि धार्मिक मूर्तियाँ और सामान्य मूर्तियाँ, इनमें हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन किस प्रकार की मूर्तियाँ थे। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि किस किस प्रकार की मूर्ति होती थी। यानी कि पाषाण यानी कि पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कांस्य की अगर मूर्तियाँ होंगी तो उन सबको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने पहले है पाषाण की मूर्ति, यानी कि पत्थर की मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ विशेषता प्राप्त हुई हैं। सिंधु निवासी पाषाण की अनुपलब्धता के कारण पाषाण को बाहर बनाते थे। यानी कि जो पत्थर है वो सिंधु सभ्यता में नहीं होता था, वहाँ पे नहीं होता था, वो लोग बाहर से पत्थरों को मंगाते थे। परिमाणतः पाषाण निर्मित मूर्तियाँ अल्पसंख्य प्राप्त में हुई हैं। यानी कि बहुत ही कम पत्थरों से बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर भी सिंधु निवासियों की पाषाण कला के सुंदर उदाहरण मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो है सुंदर मूर्तियाँ भी मिली हैं। हड़प्पा से प्राप्त दो पाषाण मूर्तियों की मार्शल महोदय ने उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की है। यानी कि मार्शल जो एक इतिहासकार हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस, उन्होंने कहा है
इसको जो है हृदय से यानी कि अपने दिल से जो है प्रशंसा की है। उनमें से एक लाल पत्थर की बनी मानव मूर्ति यानी कि एक लाल पत्थर से मानव की मूर्ति बनी मिली हुई है। और इसकी और आगे भी लिखी गई है विशेषताएं। दुर्भाग्य से इसका शीशा टूटकर कहीं खो गया है, परंतु शेष शरीर का अनुपात और सौष्ठव दर्शनीय है। यानी कि इसका जो शरीर का अनुपात बनाया गया है और इसकी जो बॉडी बनाई गई है वह जो है देखने लायक है, बहुत अच्छी है। इसे ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि इस मूर्ति को विविध अंग पृथक पृथक करके बनाए गए हैं और बाद में किसी मसाले से शरीर को जोड़ दिया गया है। यानी कि इस मूर्ति को देख के लगता है कि इसे जो है इसकी हाथ, इसके पैर और इसके सिर सारे अलग अलग बनाए गए हैं और बाद में जो है इसे एक साथ जोड़ दिया गया है किसी मसाले के साथ। यानी कि कोई ऐसा चीज़ हो रहा होगा जो उन सबको चिपकाने के काम आया होगा। दूसरी मूर्ति जो है नर्तक की प्रतीत होती है। यह काले पत्थर की बनी है। नर्तक का शरीर मांसल और स्फूर्तिपूर्ण है। उस नृत्य की मुद्रा में वह बाएं पैर को पृथ्वी से कुछ ऊपर उठाए हुए हैं। यानी कि पहला तो मूर्ति हो गया इस एक आदमी की मानव मूर्ति, जिसमें से उसका शीशा जो है टूटकर खो गया है और उसका शरीर जो है काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है और कला के लिए अच्छा है। और उसके बाद जो मिला है वहाँ पे हम लोगों को मिला है नर्तक की मूर्ति यानी कि नाचने वाली की मूर्ति, और ये जो है काले पत्थर की बनी हुई है। और नर्तक का शरीर जो है मांसल और स्फूर्तिपूर्ण है। उस नृत्य की मुद्रा में वह बाएं पैर से को ऊपर की ओर, पृथ्वी से ऊपर की ओर उठा है। यानी कि बाएं पैर जो है वह पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो की इन पाषाण मूर्तियों में एक मानव मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। इस मूर्ति का केवल अर्धभाग और मस्तक सुरक्षित है। वह उस उत्तरी ओढ़े हुए है जिस पर 3 पत्तियों का अलंकरण है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का सुझाव है कि पत्तियों में कभी सिंदूरिया रंग भरकर उसे सुशोभित किया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे जो है एक पत्थर की मानव मूर्ति और प्राप्त हुई है जो जिसका जो है आधा भाग केवल बचा है, मस्तक यानी कि उसका जो सर है वह जो सुरक्षित है और थोड़ा सा और शायद कमर वगैरह तक उसका भाग जो है सुरक्षित है। और वह जो है उत्तरीय वस्त्र जो है ओढ़े हुए यानी कि उत्तरीय ओढ़े हुए, और जिस पर 3 पत्तियों का अलंकरण यानी कि 3 पत्तियाँ बनाई हुई हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का सुझाव है कि पत्तियों में कभी सिंदूरिया रंग भरकर उसे सुशोभित किया जाता था। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि पत्तियाँ जो हैं उस पर अलंकृत, उसमें जो है सिंदूरिया रंग भरकर उसे सुशोभित किया जाता था। इस प्रकार के अलंकरण का प्रचार प्राचीन मिस्र, क्रीट, मेसोपोटामिया आदि देशों में था। यानी कि इस तरह का जो अलंकरण होता था उसका जो है प्रचार यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोग कह सकते हैं वह प्राचीन मिस्र, क्रीट और मेसोपोटामिया आदि देशों में था और उसका संबंध देव मूर्तियों के साथ था। मूर्ति के सिर पर बाल और मुख पर दाढ़ी है। यानी कि मूर्ति का जो सिर है उस पर बाल भी बनाए गए हैं और मुख पर जो है दाढ़ी है, पर मूछ नहीं, यानी कि मूछ नहीं बनाई गई। दाढ़ी और सिर के बाल बड़ी सावधानी से गढ़े यानी कि यहाँ पे गढ़े हुए हैं। बालों को जमाने के लिए एक पात या फीता बंधा है। मूर्ति के नेत्र लंबे और अर्धमुंदे हैं। अधमुंदे यानी कि आधे मूंदे हुए हैं, आधे बंद हैं। किंतु अधिकांश विद्वानों ने मूर्ति में चित्रित योग को देखते हुए इसे किसी योगी की मूर्ति माना है। यहाँ पे ये जो मूर्ति मिली है इसमें जो है कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि इसके मुख पर दाढ़ी है, बाल है सिर पर, लेकिन मूछ नहीं है, और सिर और दाढ़ी के बाल बड़ी सावधानी से गढ़े हुए हैं और बालों को जमाने के लिए पात या फीता बांधा है। मूर्ति के नेत्र लंबे और अधमुंदे हैं, यानी कि आधे मुने हुए हैं और नेत्र जो है वो लंबे हैं। किंतु अधिकांश विद्वानों ने मूर्ति में चित्रित योग को देखते हुए इसे किसी योगी की मूर्ति माना है। यानी कि इसमें जो योग है उसको देखकर लगता है कि यह जो है योगी की मूर्ति है। जो भी है मूर्ति की मुद्रा और उसके अलंकरण से सैंधव कलाकार का हस्त कौशल परिलक्षित होता है। यानी कि जो भी हो इस मूर्ति में, लेकिन इस मूर्ति को देख के जो सिंधु काल की सभ्यता का जो है हस्त कौशल है यानी कि हाथों की कला है वह जो है परिलक्षित यानी कि दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि पाषाण यानी कि पत्थरों की मूर्तियाँ। अब आगे बढ़िए चलते हैं, हम लोग देखते हैं धातु की मूर्तियाँ। सिंधु निवासी अपने प्रदेश में अनेक धातुओं का आयात करते थे। यानी कि वो जो है धातु जो है वो बाहर से मंगाते थे, वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता था या वो उसे खनन वगैरह से ले नहीं पाते थे। वे इन्हें गलाना, पीटना, ढालना, काटना और सम्मिलित करना जानते थे। यानी कि सिंधु निवासी जो थे वह धातु को जो है गलाना भी जानते थे, पीटना भी जानते थे, ढालना भी जानते थे और काटना भी जानते थे। विविध धातुओं की अनेक वस्तुएं खुदाई में मिली हैं। मोहनजोदड़ो में एक कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है। यह तांबे की धातु काट कर बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि धातु की मूर्तियों में जो है मोहनजोदड़ो में जो है एक कुबड़दार बैल का खिलौना मिला है और यह जो है धातु यानी कि तांबे की धातु को काट कर बनाया गया था।
एक तांबे के कलश के भीतर रखा हुआ बकरी का सुंदर खिलौना मिला है। यह खिलौना पीतल का बना है। तांबे और पीतल के बने हुए कुत्तों के भी कई उदाहरण मिले हैं। यानी कि यहाँ पे जो बकरी, कुत्ते और यहाँ पे कुबड़दार बैल जो है, इस तरह के जो है बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जो कि धातु की बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो में पीतल की बनी हुई नर्तकियाँ मिली हैं, यानी कि जो यहाँ पे नाचने वाली जो होती थी उस प्रकार से जो है पीतल की बनी हुई नर्तकियाँ हैं। बहुधा वे हाथ में कड़े और गले में हंसुली पहने हुए मिलती हैं। ये मूर्तियाँ सांचे में गली धातु को ढालकर बनाई गई हैं। इस नर्तकी की मूर्ति 4.5 इंच की सुंदर और भावपूर्ण है। उसके पैरों का निचला भाग टूटा हुआ है। आंखें बड़ी और अंधमुंदी हैं। पतले हाथ पैरों के साथ सूक्ष्म कटी एवं भंगिमा में ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी नर्तकी की ही मूर्ति है। दोस्तों यहाँ पे एक मूर्ति है जो नर्तकी की मूर्ति आपके बीए थर्ड ईयर के एग्जाम में अलग से भी पूछी जाती है, यानी कि उस नर्तकी की मूर्ति की जो है चित्र दिखा दिया जाता है और आपको बताना होता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यह जो है 4.5 इंच की सुंदर और भावपूर्ण है। पैरों का निचला भाग टूटा हुआ है। आंखें बड़ी और अंधमुंदी हैं। पतले हाथ पैरों के साथ सूक्ष्म कटी एवं भंगिमा में ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी नर्तकी की मूर्ति ही होगी। यानी कि मूर्ति को देख के लगता है कि ये जरूर कोई नाचने वाली की ही मूर्ति होगी। हीलर और महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता में धातु की पशु मूर्तियां अधिक कुशलतापूर्वक बनाई गई हैं। वे इस संदर्भ में मोहनजोदड़ो से मिलने वाली कांसे की भैंसे की मूर्ति का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। यहाँ पे जो हीलर जो है काफ़ी फेमस जो हैं और इतिहासकार हैं, जो कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में धातु की पशु मूर्तियाँ अधिक कुशलतापूर्वक बनाई गई हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है उसमें धातु की जो मूर्तियाँ वो बहुत ज़्यादा कुशल यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई गई हैं और बहुत बारीकी से बनाई गई हैं, अच्छी बनाई गई हैं। वे इन संदर्भ में मोहनजोदड़ो से मिलने वाली कांसे की भैंसे की मूर्ति का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में जो कांसे की भैंसे की मूर्ति मिली है उसका विशेष उल्लेख करके ये बोलते हैं कि उस समय जो है बहुत कुशल तरीके से काम होता था। ये था हम लोगों ने देख लिया धातु की मूर्तियाँ। अब हम लोग देखते हैं मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी की मूर्तियाँ भी बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मूर्तियाँ भी अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। वे मनुष्य और पशु दोनों प्रकार की हैं। ये लाल रंग की भली प्रकार गूंथी हुई ठोस और पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ, इन पर लाल रंग का लेपन और कहीं कहीं गाढ़ा रंग भी है। मूर्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक मनुष्य की तथा दूसरी पशुओं की। पशुओं और स्त्रियों की मूर्तियों में कुछ ऐसी है जो कला की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। इन पुरुष मूर्तियों में लंबी नाक, दाढ़ी रहित थोड़ी, पीछे की ओर ढलुआ सिर, भौंडा धड़ आदि लक्षणों में से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका निर्माण करने में कलाकार ने विशेष रुचि नहीं दिखाई गई। यहाँ पे मृण मूर्तियों में जो नॉर्मली मूर्तियाँ मिली हैं पशु की और महिलाओं की, स्त्रियों की और पुरुषों की, उसमें जो बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से उसमें रुचि नहीं दिखाई है कलाकार ने, बस जैसे तैसे बना दिया है। अब आगे चलिए देखते हैं। इस प्रकार कुछ स्त्री मूर्तियों में भी शारीरिक संदर्भ का पूरा अभाव है। उनके पैर डंडों के समान सीधे और तने हुए हैं। उंगलियां नहीं दिखाई दी थीं। आंखें और स्तन पृथक पृथक मिट्टी के टुकड़ों से चिपकाकर दिखाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो स्त्री की मूर्तियाँ हैं उनका शारीरिक संदर्भ पूरा अभाव है, यानी कि उसमें सही तरीके से उनके शरीर को नहीं बनाया गया है और उनके पैर जो है डंडों के समान सीधे और तने हुए हैं। अंगुलियाँ तो दिखाई नहीं देती हैं और आंखें और स्तन जो है अलग अलग मिट्टी के टुकड़े से चिपका कर उस पर बनाए गए हैं। नितंब चौड़े और शरीर वस्त्रहीन है, यानी कि उनका जो शरीर है वो वस्त्रहीन है, उस पर कपड़े नहीं हैं। संभवतः इन मूर्तियों का धार्मिक महत्व था और देवी देवताओं, उपासिकाओं, नर्तकियों आदि की मूर्तियां हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मूर्तियाँ थीं इनका जो संबंध है देवी देवताओं से भी संबंधित हो सकता है, उपासिकाओं से भी संबंधित हो सकता है और नर्तकियों यानी कि नाचने वालों से भी संबंधित हो सकता है। आगे चलिए देखते हैं। मृण मूर्तियों में अधिकांश पशुओं की है और इनमें सबसे अधिक कुबड़दार बैलों की है। अन्य मूर्तियां हाथी, गंडा, सूअर, बंदर, भेड़, कछुआ एवं पक्षियों की हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं वो कुबड़दार बैलों की हैं और अन्य मूर्तियों की बात करें तो हाथी है, गैंडा है, सूअर है, बंदर है, भेड़ है, कछुआ है एवं पक्षियों की हैं। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से एक पशु मूर्ति ऐसी मिली है जो घोड़े के समान दिखाई देती है, किंतु उसकी बनावट स्पष्ट न होने के कारण उसे निश्चित रूप से घोड़े की मूर्ति नहीं माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पे एक मूर्ति मिली है जो जैसे देखते हुए लगता है कि घोड़ा हो, लेकिन उसको निश्चित रूप से घोड़े की मूर्ति नहीं माना जा सकता है। पशु मूर्तियों में सबसे सुंदर बैलों की मूर्तियां हैं जिनके भरे हुए शक्तिशाली शरीर और मांसपेशियों का चित्रण कुशलता से किया गया है।
मृणमूर्तियों में एक वर्ग ऐसा है जो कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है और इसका निर्माण कला प्रदर्शन और अलंकारित उपयोगिता के लिए किया गया है। इनमें अधिकांश स्त्रियों और पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों में एक ऐसा भी वर्ग है, एक ऐसा भी क्लास है जहाँ पे कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है और इनका निर्माण कला प्रदर्शन जो है अलंकारित उपयोगिता के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अधिकांश स्त्रियों और पशु पक्षियों की मूर्तियाँ हैं। मोहनजोदड़ो में दुर्ग क्षेत्र के अन्नागार से प्राप्त नग्न पुरुष की मूर्ति भी इस श्रेणी में रखी जा सकती है। मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग है उसमें जो है अन्नागार था, वहाँ से जो है अन्नागार से जो प्राप्त नंगी पुरुष की मूर्ति है उसे भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक प्रभाव उत्पादक है, यानी कि इससे जो है ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न होता है। वे आभूषणों से लदी हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है काफ़ी सारे आभूषण हैं। एक स्त्री मूर्ति के मस्तक पर पंखे के समान फैला हुआ एक आभूषण है जिसके निचले भाग में एक फीता बंधा हुआ है। कभी कभी मूर्तियों के कटी प्रदेश के पास एक शिशु भी दिखाया गया है जिससे उसका मातृत्व दिखाई देता है। कभी कभी स्त्रियों की गर्भवती अवस्था को भी दिखाया गया है जिससे उनकी जनरी रूप परिलक्षित होती है। हड़प्पा निवासियों ने भी मिट्टी की बनी कई मूर्तियों का निर्माण किया है। इनमें से कई आकृतियाँ स्त्रियों की हैं जिनकी नाक गड्ढे जैसी, आंखें ऊपर से लगाई हुई, मुंह खुला तथा गहने ऊपर से रखे हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हड़प्पा निवासी में जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं उनमें जो है कई आकृतियाँ जो है स्त्रियों की हैं। तो वो कौन कौन सी स्त्रियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जिनकी नाक गड्ढे जैसी, आंखें ऊपर से लगाई हुई, मुंह खुला तथा गहने ऊपर से रखे हुए, ऐसी स्त्रियों की जो है आकृतियाँ मिली हैं। स्त्रियों की इन आकृतियों को कई भंगिमाओं में दर्शाया गया है। कुछ को बैठे और कुछ को धान काटते हुए दिखाया गया है, यानी कि कुछ स्त्रियां जो है बैठी हैं, कुछ धान काट रही हैं, कुछ अपनी सुसज्जित वेशभूषा के कारण विशिष्ट दिखाई देती हैं। संभवतः इनका प्रयोग मातृ देवी के रूप में किया गया था। वत्स महोदय को हड़प्पा के एक खंडित पुरुषाकृति प्राप्त हुई है जिसकी आंखें लंबी, मस्तक ढलुआ तथा नाक उभरी हुई है। कुर्सी पर बैठे हुए यह पुरुषाकृति अन्य मूर्तियों के विपरीत नग्न न होकर कमर में तहमद का पटका धारण किया है जिस पर डिजाइन बनी है। गले में 4 लकड़ी की हार। लोथल जैसे महत्वपूर्ण नगर में नारी मूर्तियाँ अत्यंत अल्पसंख्यक में मिली हैं। उनका आकार प्रकार भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नारी मूर्तियों से भिन्न है। लोथल की एक नारी मूर्ति का धड़ मिला है जिसका मोहनजोदड़ो की नारी मूर्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सजीवता से दिखाया गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सिंधु निवासी मूर्तिकला में अत्यधिक दक्ष थे। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सिंधु मूर्तिकला कौन कौन सी थी, उसे कौन कौन लोगों ने बनाया। यहाँ पे उनके नाम नहीं है लेकिन वो किस प्रकार से बने और उसका क्या यूज था, और आगे जो है सिंधु घाटी जो मूर्तिकला है इस प्रकार की मूर्तिकला की नीड्स हैं कि नहीं। लेकिन जो उनकी कलाकृतियाँ थीं, जो उनके बनाने का तरीका था, उसको देखकर कहा जा सकता है कि सिंधु निवासी मूर्तिकला में अत्यधिक दक्ष यानी कि अत्यधिक निपुण थे। दोस्तों ये था सिंधु घाटी की जो भी मूर्तिकला की विशेषताएं थीं और जो जिस तरह की मूर्तिकलाएं हैं उसका वर्णन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।